हे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज है 10th के ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 2 और इस वीडियो में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से और आगे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे आपके न्यूमेरिकल्स भी क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। हमें सबको याद हो गया है ओम्स लॉ क्या होता है। द पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दैट इज the voltage across any conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. That means हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ओके ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इसको मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ। अब इसमें जो भी करंट होगा, सॉरी जो भी पोटेंशियल होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब कोई भी चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो समझ जाना है अगर एक की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो दूसरी की वैल्यू भी क्या होगी, इजीली बढ़ेगी। सो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब करंट का फ्लो इस तरीके से, मैं आपको बता दूं करंट के दो फ्लो होते हैं। एक होता है अपने पास कन्वेंशनल फ्लो, कन्वेंशनल फ्लो होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, ठीक है। कन्वेंशनल फ्लो में बेटा क्या होता है, जो भी मूवमेंट होता है करंट का वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। सो कहां से कहां होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जो कन्वेंशनल करंट होता है हमेशा पॉजिटिव के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब नाम में इलेक्ट्रॉन है, सो ये किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। सो हम यहाँ पे बेसिकली कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं जो कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फॉलो हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दैट इज द पोटेंशियल थ्रू आउट द कंडक्टर थ्रू आउट द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू आउट द सर्किट। हमारा स्टेटमेंट भी सही। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। यहां पे कांस्टेंट क्या मिला, आर, जो कि हमारा V क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। V इज पोटेंशियल, R इज रेजिस्टेंस एंड I इज करंट, ओके। ये तीन टर्म है। और हम पोटेंशियल को भी बेटा क्या बोल सकते हैं, कुछ टर्म से हम इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वोल्टेज भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हमें हमारा ओम्स लॉ हुआ। अब ओम्स लॉ जब किसी भी डिवाइस के लिए एप्लीकेबल होगा वो कैसे होगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम देखें तो अगर मैं सर्किट में पोटेंशियल अगर बढ़ाऊंगा सो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं इस फॉर्मेशन को फॉलो करूं दैट मीन्स R इक्वल्स टू V बाई आई हुआ। R इक्वल्स V बाई आई मतलब जो रेजिस्टेंस होता है करंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट बढ़ रहा है सो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर करंट घट रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है और रेजिस्टेंस फ्लो बहुत आसानी से हो रहा है तो रेजिस्टेंस वहां पे क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है और वो फ्लो बहुत मुश्किल से हो रहा है तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो इलेक्ट्रॉन्स या करंट के फ्लो में जो भी बाधा, रुकावट आती है उसे क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। एज वी नो दैट वोल्टेज का जो यूनिट है वो क्या था, V। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। और जो करंट होगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्पियर। ये तीन टर्म्स हो गए हमारे पास। अब जो भी डिवाइस, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप की डिवाइसेस होती हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। पहली डिवाइस होती है विच obeys ohms law और which does not obeys, क्या होता है, which does not obeys ohms law। ओके ये हो गया हमारे पास which does not obey ohms law। जो ohms law को obey करता है उसको बोलते हैं ohmic devices। क्या बोलते हैं बेटा, ohmic devices। और जो नहीं क्या करता, ओबे करता है, आज्ञा का पालन करता है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। जो कि हमारे आसपास की जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी ओमिक डिवाइसेस होती है। इंस्टेड ऑफ हमें एक ही डिवाइस नहीं होती, दैट मींस बोल सकते हैं हम उसको सेमी कंडक्टर।
सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, नॉन ओमिक डिवाइसेस होता है, वो ओम्स लॉ को क्या करता है, फॉलो नहीं करता। ये टर्म्स हमें याद रखना है। अब सपोज अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ग्राफ दोनों का देखेंगे क्या। हम यहाँ पे ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए दो अलग अलग टाइप के वायर ले सकते हैं, कंडक्टर से बेसिकली निक्रोम ले सकते हैं, मैग्नीन ले सकते हैं। उस पे हम अलग अलग कंडीशन पे देख करके ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या वोल्टेज या करंट बढ़ाने पे ग्राफ का जो हमें प्रोजेक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वैल्यू देखनी है। सो हमारे पास V कितना दिया है 5 वोल्ट, I कितना दिया है 0.2 एम्पियर। सो R कितना हो जाएगा यहाँ पे R इक्वल्स टू V बाई I, V इज वॉट 5, 0.2, 2/10 कितना हो गया 5/2 इंटू कितना हो जाएगा 10, 50/2 दैट मीन्स R कितना हो गया 25 ओम। तो मतलब हर केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे भी 4 to 25 ही आने वाला, मतलब रेजिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे लिख सकते हैं एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस। और हम जब ओम्स लॉ फॉलो करते हैं तो वहां पे भी हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेकर ही चलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर बदलेगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे भी क्या होता है, फर्क पड़ता है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंस दिखाता है वो हम आगे वाले टर्म्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सपोज हमारे पास अगर, ठीक है, ग्राफ हमें दिखाना है, ये हो गया हमारे पास ग्राफ का एक, हमें V वर्सेस I ग्राफ क्या करना है, शो करना है। ठीक है, ये हुआ V वर्सेस I ग्राफ के लिए कुछ टर्म्स। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये जो टर्म है ये दिखा रहा है I की वैल्यू और ये क्या दिखा रहा है, V की वैल्यू। X एक्सिस इज डिनोटिंग करंट एंड Y एक्सिस इज डिनोटिंग वोल्टेज और पोटेंशियल। अब सपोज यहां पे करंट की वैल्यू देखो, हम अगर चाहते तो 0.2 0.4 से स्टार्ट हुआ एंड वोल्टेज इज 5 10 25। सो अगर हम यहां पे पुट करके देखना चाहें तो यहां पे पहला पॉइंट जो मिलेगा वोल्टेज का इनिशियली कहां से 0, सो 0 से 5 हुआ, देन आफ्टर कितना हुआ 10, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 25 एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 0.2 0.4 0.6 0.8 एंड 1 एम्पियर हो गया। अब अगर प्रोजेक्शन की वैल्यूएशन हम अगर कर रहे हैं यहां पे तो हमें देखा जाएगा सबसे पहली वैल्यू क्या है 5 और 0.2, 5 और 0. मतलब इस पॉइंट पे आया, पहली वैल्यू मिल गई। दूसरी वैल्यू क्या है 10 एंड 0.4, तो ये पॉइंट पे आएगा 10 एंड 0.4। तीसरी वैल्यू है 15 एंड 0.6, तो इस पॉइंट पे आया। मतलब हम अगर अलग अलग वैल्यू लेकर भी जा रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। मतलब करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, या वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट मीन्स यहां पे जो ग्राफ हो रहा है वो कैसा दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बेटा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो दूसरी की वैल्यू बढ़े, लेकिन रेजिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर करंट कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। तो ये हो गया हमारे लिए ओम्स लॉ का कुछ कंडीशंस हो गया। अब इसके बाद हमारे पास टर्म्स है रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस, कोई भी एक कंडक्टर हमने लिया हुआ है, इस कंडक्टर में जो भी रेजिस्टेंस है, लाइक हम इसको सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट किया हमने सर्किट को, ये हुआ। अब इस पूरे कंडक्टर में जो भी रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो यहां पे स्टेटमेंट के बेस पर अगर लिखेंगे द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर और सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितना छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही क्या होगी, चेंज होती रहेगी। लाइक अगर हम लिखना चाहें, सो R is directly proportional to length of conductor of wire whatever we are taking. So R is inversely proportional to 1 upon A. According to this statement हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजेस हम कर नहीं रहे। अगर दोनों को साथ में ले जाए R is proportional to L upon A, ये हो गया।
अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है। हम यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे उसे बोलेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है डिपेंड किस पे हो रहा है, देखो बेटा सबसे पहले मटेरियल पे जा रहा है, उसके बाद लेंथ पे, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया इनवर्सली टू एरिया जा रहा है, फिर उसके बाद मटेरियल भी होगा उस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन जो कि हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, हम उसको क्या कर सकते हैं 12th क्लास में जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में इन सब टर्म्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास टर्म है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा हमारे पास, रो इक्वल्स टू R A बाई L, ये भी क्या हो गया, एक पैरामीटर है। रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल जो भी है हमारे पास उसमें करंट का फ्लो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, रेजिस्टिविटी डिसाइड करता है कि रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो क्या उसमें करंट का फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था 3rd क्लास एसी ट्रेन का और लोकल ट्रेन का, तो वहां से आप थोड़ा सा क्लिक करिए टॉपिक को, तब तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, चीजों को कंप्लीट करते हैं। सो रो इक्वल्स टू R A बाई L। अब इसके यूनिट की बात आ रही है बेटा। सो यूनिट हमने जस्ट डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट लेंथ में मीटर ही आएगा। सो यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, यूनिट हो गई रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। और ये डिपेंडेंस किस पे दिखा रहा है अपने पास, मटेरियल पे दिखाएगा, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दिखाएगा इनवर्सली टू द लेंथ, मतलब इन चीजों पे क्या करता है, लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल पे क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी दिखा रहा है। तो रेजिस्टिविटी मतलब कितना ज्यादा हम उसको अगर बढ़ा रहे हैं, ज्यादा उस पर रेजिस्टिविटी हो रही, तो समझ जाना है कि उसको इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने में या करंट फ्लो करने में दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। वही प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी। मतलब तुम अगर कुछ जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हो, अगर कोई आपको रोके जा रहा है, तो वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। उस रेजिस्टिविटी को अगर हमें तोड़ना है तो हमें उससे ज्यादा करंट चाहिए ताकि रेजिस्टिविटी क्या हो, कम पड़ जाए। हमें इंसुलेटर नहीं, हमें कंडक्टर बनना पड़ेगा, तब जाके ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा। अब एक टर्म होता है अपने पास कंडक्टिविटी, जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, the reciprocal of resistivity is called conductivity। कंडक्टिविटी जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सिग्मा। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो अगर फॉर्मेशन के बेस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो। मतलब यहां पे हमें साफ पता चल रहा है कि अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी बेटा, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम सके, वो कंडक्टिविटी होता है। और रेजिस्टिविटी का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना मुश्किल है, उनका जीना दुश्वार हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं बेटा, तो यहां पे अगर इंसुलेटर है, इंसुलेटर और यहां पे क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अब इंसुलेटर में क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, और वही कंडक्टर में रेजिस्टिविटी क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है। अब हमें पता है इंसुलेटर मतलब क्या हो गया, लोकल मुंबई की हो गई। तो मुंबई की लोकल मतलब एक बार आप चढ़ गए तो आपको बहुत मुश्किल होगी बाहर आने में, मतलब चांसेस बहुत कम हो गए। अगर आप बीच में फंस गए, एकदम मॉलिक्यूल्स एकदम पैक्ड हो गए, टाइटली बाउंड हो गए, तो मतलब वहां पे कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी क्या है, कम। इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ये इंसुलेटर के लिए होगी, ये क्या हो जाएगा, मेटल के लिए, ठीक है बेटा। और जो कंडक्टिविटी होती है उसका यूनिट क्या होता है, सीमेंस पर मीटर। ये आपको याद रखना है, ये इसका क्या हो गया,
यूनिट। और जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होता है वो डिपेंडेंस किस पे होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस होते हैं बेटा। किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे एंड टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब हमारे पास मटेरियल कैसा है, इंसुलेटर है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, कंडक्टर है मेटल है तो कंडक्टिविटी ज्यादा और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसी के साथ अपने अगले टॉपिक पे आते हैं हम। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का मतलब होता है कि हम हमारे घर पे कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या सर्किट को रखते हैं। बेसिकली जो सर्किट होता है, रेजिस्टेंस, करंट, इन सबको ऐड करके बनता है। सर्किट के दो टाइप होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। जो सर्किट को कंप्लीट कर देता है उसे बोलते हैं क्लोज। जो ओपन होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ओपन मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं, मतलब बैटरी के टर्मिनल्स ज्वाइन नहीं हुए। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में दो टाइप है। पहला टाइप है हमारे पास जो होता है पैरेलल, दूसरा होता है अपने पास बेटा सीरीज। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, मतलब यहां पे लिख देना है आमने सामने रहते हैं, ठीक है। और सीरीज में क्या होते हैं, एक साथ, ठीक है। अब जब पैरेलल आमने सामने होंगे मतलब उनको कहीं ना कहीं टर्मिनल पॉइंट या जॉइंट से क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो वो टर्म्स हमें देखना है। सीरीज का मतलब क्या है, जैसे कि अब मैं बोलूं कि सीरीज कहां यूज होता है, पैरेलल कहां यूज होता है। सो बेटा हमारे घर पे जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है, क्योंकि अगर हम सीरीज कनेक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा, तो सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि एक साथ सारे के सारे वायर कनेक्ट होते हैं, सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। तो उस केस में अगर हमारा एक भी रेजिस्टेंस, एक भी पॉइंट खराब होता है तो पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी। लेकिन जो पैरेलल होता है उसमें हम अगर पूरी सर्किट चालू करके रख रहे हैं, अगर एक जगह पे पूरा प्रॉब्लम आ रहा है, एक जगह ऑन है, तो वही दिक्कत होगा और उसको रिजॉल्व कर लेंगे और वो हमें इजीली क्या मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। जो सीरीज होता है वो क्या होता है, दिवाली की लाइट्स हो गई, जो डेकोरेटिव लाइट्स हो गई वो हो गई, और हमारे घर में जो अलग अलग पॉइंट पे लाइट्स लगी वो क्या हो गई, हमारे पास पैरेलल में हो गई। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल क्या होता है, पैरेलल, क्योंकि जहां पे दिक्कत है वही सही होगा, पूरे सर्किट को बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीरीज में पूरी सर्किट बदलनी पड़ेगी, जिसमें पैसे क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। क्लियर है इतना। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि पैरेलल में क्या होगा। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में अगर देखेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, इसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म होगा अपने पास, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। हमारे पास रेजिस्टेंस है इस तरीके से, हमने क्या लिया, 3 रेजिस्टेंस लिया, उनको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हमने जो टर्म्स देखे, लाइक करंट का फ्लो कहां है, हायर टू लोअर, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, पोटेंशियल दे दिया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब हमें यहां पे देखना है कि जब भी हम सीरीज कनेक्शन रखेंगे बेटा, तो हमेशा याद रखना है कि इस पूरे कनेक्शन में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बदलेगा तो सिर्फ वोल्टेज बदलेगा। क्लियर है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, वोल्टेज क्या होगा, यहां पे चेंज होगा। ठीक है, तो ये टर्म हमें याद रखना है कि अगर करंट चेंज हो रहा है तो सीरीज नहीं होने वाला है, अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो सीरीज होने वाला है। क्लियर है। तो यहां पे अगर मैं पहले रेजिस्टेंस बोलूं तो यहां पे अगर वोल्टेज होगा तो क्या मैं उसको V1 बोल सकता हूं, क्योंकि करंट तो पूरे सर्किट में सेम ही है। दूसरे पे क्या हो जाएगा, V2, तीसरे पे क्या हो जाएगा, V3। सो ये टर्म्स हमारे पास हो गए। अब इसी के साथ अगर मैं यहां पे देखूं, क्योंकि हमें चीजें कुछ जानी पहचानी दिख रही, V भी दिख रहा है, I भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, तो हम वहां पे ओम्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ लगाएंगे तभी हमारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। तो क्योंकि ये जब कभी भी हम कहीं पे ओम्स लॉ लगा रहे हैं तो समझ जाना वो डिवाइस कैसी है, ओमिक डिवाइस है, और जो डिवाइस बनेगी वो क्या होगी, ओमिक डिवाइस होगी। नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए क्या है, खाली सेमीकंडक्टर है। ठीक है।
अब यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। अब लेकिन हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट R1, R2 एंड R3। सो V1 क्या हो जाएगा, IR1, क्योंकि करंट में कोई भी चेंजेस नहीं है। V2 क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। मतलब इस पूरे सर्किट में जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो क्या है बेटा, V है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल पोटेंशियल सप्लाई टू द सर्किट विल बी V। मतलब यहां पे लिखना है टोटल पोटेंशियल टू सर्किट, तो क्या हो जाएगा V। इन सब V में अलग अलग, क्योंकि R1 पे अलग V है, R2 पे अलग है, R3 पे अलग है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V की वैल्यू क्या मिली थी हमें, यहां पे IR मिली है। सो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, IR इक्वल्स टू V1 क्या हो जाएगा, IR1, IR2, IR3। सो I कॉमन हो जाएगा, IR इक्विवेलेंट हो गया। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब होता है पूरे सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट कहीं पे मतलब टोटल समेशन होगा, एंड दैट विल बी योर R इक्विवेलेंट। सो I कॉमन आउट हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कैंसल आउट। सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू RN, जितना हम सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं उनके लिए 2, 5, 10 जितना अज्यूम करना चाहते हैं वो। सपोज हम इसको यहाँ पे RS करके भी लिख सकते हैं। सो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में हमने जो कॉम्बिनेशन किया वो हमेशा याद रखना है। न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते समय अगर सीरीज कनेक्शन है तो करंट में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो भी चेंज होगा वो पोटेंशियल में होगा। तो ये क्या करना है, फटाफट सॉर्ट आउट कर देना है। अगला है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब होगा सीरीज तो है नहीं हमारे पास, दैट मींस अब कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो कि क्या है अलग अलग पॉइंट पे हमने कनेक्ट किया हुआ। ये हो गया पैरेलल का। अब इसको किससे कनेक्ट कर दिया हमने, एक बैटरी से, जिसका पोटेंशियल क्या है, V है। करंट का फ्लो इस तरीके से जा रहा है और बाहर आ रहा है। करंट I सर्किट में जा रहा है, सर्किट से बाहर आ रहा है। और हमने इस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस माना है वो क्या है, पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3। सो बेटा याद रखना, अगर ये एक वायर है, यहां से करंट जा रहा है, मैंने 3 अलग अलग वायर लगाए, तो क्या इसमें करंट अलग होगा, क्या इसमें करंट अलग होगा, क्या इसमें करंट होगा, बिल्कुल तीनों में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। अब अगर तीनों साथ में बाहर आएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, I, दैट मींस I करंट आया, I करंट गया, दैट मींस इनकमिंग I करंट है, आउटगोइंग I करंट। मतलब यहां पे सारे चेंजेस हो रहे हैं, मतलब वहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। सो पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या होगा, चेंज होगा, जो कि हमने क्या बोला, I1, I2, I3। ओके, तो यहां पे लिखना है करंट क्या होगा, इसमें चेंज होगा, करंट चेंज करेगा, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ये याद रखना, न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते समय ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए, इसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ चेंज क्या हो रहा है बेटा, करंट। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज किसमें दिखाएंगे हम, करंट में। सो यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR। सो I इक्वल्स टू V बाई R, क्योंकि सर्किट में जो पूरा करंट आ रहा है वो क्या है, I, और बाहर भी क्या आ रहा है, I। मतलब पूरा जो चेंज है हमें इस पोर्शन के लिए करना है, तो हम करते हैं इस पोर्शन के लिए। क्या होने वाले टर्म्स है अपने पास। सो अब पूरा जैसे कि अगर बोला जाए करंट इन
रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। सो R1 के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल ये फॉर्मूला फॉलो करना है। सो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। पूरे सर्किट में करंट क्या था, यहाँ पे I था। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल करंट इन सर्किट। सो टोटल करंट सर्किट में क्या था हमारे पास, I। सो यहां पे हमने लिखा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1, क्योंकि मैंने आपको बोला I1, I2, I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I की वैल्यू क्या थी हमारे पास, V बाई आर। सो V बाई आर इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सो कॉमन आउट क्या हो जाएगा, V। सो V बाई आर इक्विवेलेंट मैंने बोल दिया। सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो V से V कैंसिल। सो हमारे पास जो करंट की वैल्यू मिली, सॉरी रेजिस्टेंस मिला, इक्विवेलेंट क्या मिला, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मिल गया हमारे पास रेजिस्टेंस के फॉर्म। और अगर डायरेक्टली हमें रेसिप्रोकेट ना करना हो, सो R इक्विवेलेंट को अगर मैं लिखता हूं, सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, चीजें चेंज हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा अपने पास, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। डायरेक्टली हम ये वैल्यू करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉर्ट आउट करेंगे, तो हमें जो नेट रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, RP इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जिससे हमें न्यूमेरिकल्स क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है।